होम्योस्टेसिस। हम होम्योस्टेसिस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस and what are the control mechanisms which are involved in this in the homeostasis। अब होम्योस्टेसिस का जब लफ्ज आता है तो एक और इससे मिलता जुलता जो लफ्ज है दैट इज हीमोस्टेसिस। तो इन दोनों में आपने फर्क करना है कि जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो होम्योस्टेसिस पे पूछा जा रहा है या हीमोस्टेसिस पे पूछा जा रहा है। हीमोस्टेसिस इज द जब ब्लड वेसल रप्चर होती है तो उसके बाद जो उसका प्लग बनता है और वापस रिपेयर होती है वेसल, दैट इज द हीमोस्टेसिस, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। वाइल इन द होम्योस्टेसिस, इन होम्योस्टेसिस क्या होता है कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। Homeostasis is the maintenance of the normal internal environment of the body. And this maintenance of internal environment is a dynamic state because ये जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट होती है इट इज अंडर कांस्टेंट चेंज। बिकॉज जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है सेल्स के अंदर, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है उसकी इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह जो है डिफरेंट आयंस की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो रही होती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो रही होती है। इसलिए ये एक डायनेमिक स्टेट है और बॉडी जो है उसका टारगेट ये होता है कि वो एक नियर कांस्टेंट रेंज के अंदर जो है इन तमाम फैक्टर्स को मेंटेन करता है। और इसी मेंटेनेंस को इन द नियरली कांस्टेंट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। So, by definition, homeostasis is the maintenance of nearly constant condition in the internal environment। अब जो बॉडी है वो कंस्टिट्यूट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज वेल एज द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है दैट इज द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड लाइंग आउटसाइड द सेल इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड all the cells are lying in the extracellular fluid, or they are bathed within the extracellular fluid। So the internal environment जो है वो extracellular fluid बनाएगा। सो इंटरनल एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पूछा जाता है कि जो आपका होम्योस्टेसिस है उसमें क्या चीज मेंटेन हो रही होती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन होती है। इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और इट वाज फर्स्ट कॉल्ड एज मिलिeu इंटीरियर बाय फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नॉड। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, वैसे इंटरेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि देर आर अबाउट 35 to 40 मिलियन ह्यूमन सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। एंड द मोस्ट abundant of all the cells are the red blood cells, which constitute about 25 trillion in each person। और जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आउट नंबर ह्यूमन सेल्स, कि ह्यूमन सेल्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं दे आर मोर इन नंबर, एंड द टोटल सेल काउंट इज अबाउट 100 ट्रिलियन इन द adult ह्यूमन बॉडी। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर इट लाइज इनसाइड द सेल्स। नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी है इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50 to 70% ऑफ द वाटर। द ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूट अबाउट 50 to 70% ऑफ द वाटर एंड द आयंस, एंड दिस normally we say that 60% of the total body weight is comprised of the water।
अक्सर जो है एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इस तरह का एमसीक्यूज, क्या लीन मेल ऑफ 25 ईयर एज हैड 70 kg वेट, ठीक है, और उसकी हाइट इतनी है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इफ टोटल बॉडी वाटर इन दिस केस इज 60% ऑफ द बॉडी वेट। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये 14 kg आंसर कैसे आया है? ये आंसर आया है कि टोटल बॉडी वाटर जो है वो दैट वुड बी 60% ऑफ द 70 kg। इट वुड बी 60% ऑफ द 70 kg। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो इट इक्वल्स टू 42। तो टोटल बॉडी वाटर जो है वो आ गया 42 लीटर्स। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इट इज 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। तो उसको 1/3 को से डिवाइड कर देंगे 42, तो इट बिकम्स 14 लीटर्स। एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए इट इज 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, तो ये 28 आ जाएगा। एंड प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है इट इज नॉर्मली 1/5 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग में जो प्लाज्मा वॉल्यूम है इट इज अबाउट 1/5 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम 14 था, ऑलमोस्ट 14 या 15 आप कर रहे हैं, तो 1/5 ऑफ द 15 इज इक्वल टू 3। So this is the way how we calculate total body water, extracellular fluid volume, intracellular fluid volume and the plasma volume. Hopefully अब आपके लिए अगर इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है कोई भी, तो वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। This is the comparison or composition of different ions in the extracellular fluid and the intracellular fluid. सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस की कंसेंट्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती है। इसी तरह पोटेशियम आयन, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक आयन, प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होती है। There are different factors which are homeostatically regulated. Almost all the factors which are present in the body are homeostatically regulated, and this is the list of few of the factors which are homeostatically regulated. All body systems जो है they work together to maintain the homeostasis. So, or integumentary system or the skin helps to preserve the heat of the body. इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ऑल द सिस्टम दे ऑपरेट टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ दोज फूड पार्टिकल्स होती है। देन आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स they are absorbed, and absorbed food particles then enter into the blood. In the blood then these are carried to all the body parts, and there these food particles are utilized for the synthesis of energy or ATP, and that ATP, which is the currency of the cell, is used for different functions of the cell. Similarly, in heart, the role of the heart is that it pumps the blood throughout whole of the body. Similarly, our urinary system or the renal system, it removes the metabolites from the blood and forms the urine which is excreted. And uh, सो दिस ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेनली क्या है कि ऑक्सीजन को, इट इंक्लूड्स ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। So, in homeostasis, first of all, if we start at the cellular level, in the cells, there are different metabolism taking place, and those metabolisms will disturb the homeostasis, or will disturb the homeostasis within the cell. From there, different systems come into operation, and those systems maintain the
concentration of different ions and different substances within the cells by the negative feedback mechanism, and these feedback mechanism then maintain the homeostasis, and this homeostasis is required or essential for the survival of the cells. Now, for maintenance of homeostasis, a control system is required. And the control system has some characteristics, and these properties of the control system are that the control system should be able to detect the deviations. What are the deviations taking place? The control system should be able to detect those deviations, and it is should also be able to integrate the relevant information. What are the changes which are detected? It should be able to integrate the information, and then after integrating that information, उस information को जो है वो ये जानने के लिए कि क्या चेंज आई है, फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मॉड्यूलेट करता है और चेंजेस लेके आता है to bring to bring the disturbed factors back towards the normal. So these three are the important properties of the control system. In control systems, the important control systems are the negative feedback mechanism and the positive feedback mechanism and the feed forward mechanism. ये जो तीन हैं ये mainly important control systems हैं. In the negative feedback mechanism, response is always opposite to the process. ठीक है, जो process हो रहा होता है, for example कोई भी अगर ब्लड के अंदर, हम एग्जाम्पल से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो उस ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज को डिफरेंट सेंसर्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो सेंस करेंगे, और फिर क्या होगा कि बॉडी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करेगी, और इंसुलिन जो है वो फिर एक्ट करेगी ग्लूकोज के ऊपर और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को वापस कम करवाएगी. सो इनिशियल जो स्टिमुलस था इट वाज इंक्रीज इन ग्लूकोज, और जो चेंज आई वो क्या था, दैट इज डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द मेन सिस्टम विच मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस. इसी तरह हम एग्जाम्पल जो है वो टेम्परेचर की एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के कम होने की वजह से क्या होगा कि देयर इज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी की वजह से बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. जब बॉडी कोर टेम्परेचर कम होता है तो इट इज सेंस्ड बाय द डिफरेंट सेंसर्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, एंड body carries out different changes. For example, there will be shivering, and skeletal muscle will start shivering, which will generate the heat. Similarly, person will curl up, चुरल मुरल हो जाएगा. ठीक है, he will be curling up to preserve the heat. Moreover, there will be constriction of the blood vessels of the skin. जो स्किन की ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी ताकि हीट लॉस जो है वो स्किन से मिनिमाइज हो सके. ऑल दीज प्रोसेसेस विल decrease the loss of heat from the body, and shivering by the skeletal muscles will increase the heat production. Both increased production and decreased heat loss will return the body temperature back towards the normal. इसी तरह पीएच रेगुलेशन हो गई, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो गई. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की भी एग्जांपल जिसको हम डिटेल से नहीं डिस्कस करते हैं. देर इज अ सेट पॉइंट इन द ब्रेन. ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, और वहाँ पे जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और डिफरेंट जो है वो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो मेंटेन करती हैं टेम्परेचर को, और सॉरी ब्लड प्रेशर को एट अ some specific set point, so that there is daily variation in the blood pressure, but the normal blood pressure range is kept within a normal limit.
अब गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि व्हाट इज गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि effectiveness with which negative feedback control system maintains constant condition। ठीक है कि उसकी एफिकेसी कितनी है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एफिकेसी जो है वो उसको गेन कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एफिकेसी को हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। सो गेन कैन कि उसकी जो गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय द एरर। इसको मजीद समझने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उसका 1.5 लीटर ब्लड जो है वो ब्लीड कर जाता है, और ब्लीड करने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है 100 मिलीमीटर ऑफ मीन जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से फॉल करके 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आ जाता है। आफ्टर 15 मिनट्स दोबारा जब ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर जब हॉस्पिटल में पहुंच के था 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये जो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से वापस 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चेंज आई, ये बॉडी के डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट हुए, और उन्होंने जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ब्लड प्रेशर को वापस री एस्टेब्लिश किया। लेकिन उस इन मैकेनिज्म्स के बावजूद जो है देयर इज स्टिल एरर ऑफ अबाउट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लेफ्ट बिहाइंड, still error of 25 millimeter of mercury left. So gain will be 25 divided by 25 is equal to 1, as the error is as the correction is in negative value. So normally the gain is negative, normally the gain is negative. So इस केस के अंदर 25 डिवाइडेड बाय 25 द गेन विल बी -1। कुछ सिस्टम जो है उनकी गेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और कुछ सिस्टम्स की गेन जो है वो कम होती है, ठीक है। अगर गेन इन्फिनिट हो तो देयर विल बी 100% करेक्शन और कोई एरर नहीं रहेगा। इफ गेन इज जीरो ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इन दैट केस देयर विल बी नो करेक्शन एंड 100% एरर विल बी लेफ्ट। और अगर गेन 1 है तो करेक्शन और एरर इक्वल होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर जो गेन है दैट वाज 1। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि वो चेंज जो बॉडी के अंदर आ रही होती है, इट कॉजेज मोर सिमिलर चेंज इन द बॉडी। सो अ विशियस साइकिल इज डेवलप। ठीक है, एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है कि इनिशियल जो चेंज है वो एम्पलीफाई करती है, और फर्दर जो है वो जो फैक्टर है वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो मजीद डिक्रीज करेगा, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है तो वो मजीद इंक्रीज होगा। तो एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी जो है नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नॉट गुड फॉर द बॉडी। ठीक है, क्योंकि वो डिटोरेशन की तरफ बॉडी को लेके जा रहे होते हैं। लेकिन इन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो हैं वो बॉडी के लिए यूजफुल भी होते हैं। एक्चुअली उन केसेस में भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल्स में चाइल्ड बर्थ आ जाता है, या जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और ब्लड क्लॉटिंग, ये तीन वो एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जो कि बॉडी को फेवर करते हैं। अब चाइल्ड बर्थ के अंदर क्या है कि ये भी पार्ट है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, कि बाहर से एक फॉरेन बॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एंड बॉडी नीड्स टू एक्सपेल दैट आउट। तो जब लेबर की स्टेज आ जाती है, एट द स्टेज ऑफ लेबर, हेड जो है वो सर्विक्स को स्ट्रेच करता है। उस स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा कि सिग्नल्स जो है वो जाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन से जो है स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन जो है वो क्या करता है, फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस
करवाता है, ठीक है, फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस करवाता है, जिसकी वजह से बेबी मजीद जो है वो डाउनवर्ड जो है वो पुश होगा। डाउनवर्ड पुशिंग की वजह से फर्दर सर्वेक्स की डायलिटेशन होगी। इस फर्दर डायलिटेशन की वजह से देयर विल बी मोर एंड मोर रिलीज ऑफ द हार्मोन एंड अल्टीमेटली द बेबी इज डिलीवर्ड। इसी तरह जो है एक जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल में इनिशियली क्या होता है कि सोडियम आयंस जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयन जो है उसके पास करने की वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो जाती है। इट कॉजेज मोर एंड मोर एंट्री ऑफ सोडियम आयन until and unless an action potential is generated। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर क्या है कि जब ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें जो है वो डिफरेंट जो है जब वेसल डैमेज हो जाती है, वेसल डैमेज होने के बाद वहाँ पे प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट करते हैं। जब प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जो कि फर्दर मज़ीद जो है वो फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, और वो फैक्टर्स मजीद प्लेटलेट्स को क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, और वो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे अटैच होंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग एंड दैट वेस्कुलर होल इज हील्ड। ये एग्जांपल्स जो है पॉजिटिव फीडबैक और ब्लड क्लॉटिंग की एग्जांपल स्पेशली जब हम ब्लड पढ़ रहे होंगे होम्योस्टेसिस उसमें डिस्कस भी करेंगे। अब शॉक यहाँ पे जो है दो है कि एक नेगेटिव फीडबैक की मैकेनिज्म की और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक पर्सन 1 लीटर ब्लड जो है उसका ज़ाया हो जाता है, इफ देयर इज़ अ गन शॉट इंजरी, तो उसमें क्या है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होंगे और दोबारा ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2 लीटर ब्लड अगर वेस्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि जो है हार्ट को ही ब्लड इतना नहीं मिलेगा कि वो फर्दर ब्लड को पंप कर सके। इसी तरह किडनीज को भी ब्लड नहीं मिल रहा होगा कि किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शनिंग कर सकें और जो है वो ब्लड की क्लीनिंग का प्रोसेस कर सके। तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका फेल्योर स्टार्ट होगा। तो वाइटल ऑर्गन के फेल्योर होने की वजह से मज़ीद डिटेरियोरेशन होगी, और मज़ीद डिटेरियोरेशन की वजह से इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल फाइनली लीड टू डेथ। अब कुछ केसेस के अंदर जब जैसे कि रैपिड मूवमेंट्स हो रही होती हैं, इतना जल्दी चेंज को डिटेक्ट करना और उसको इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं होता कि उसी टाइम पे चेंज को जो है वो सेंस किया जा सके और फिर इंटरप्रेट करके वापस रिस्पॉन्स दिया जा सके। तो इन केसेस के अंदर फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है कि पहली जो मूवमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट केस हमारी मूवमेंट होगी वो उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। लेकिन क्या है कि बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर लेती है कि जो इंटेंडेड मूवमेंट थी वो एक्चुअल मूवमेंट की तरह नहीं थी, और एक्चुअल मूवमेंट की तरह ना होने की वजह से नेक्स्ट टाइम जब वो मूवमेंट होगी दैट विल बी मोर नियरर टू द इंटेंडेड मूवमेंट, टुवर्ड्स द इंटेंडेड एट द एक्चुअल मूवमेंट, और फाइनली एक स्टेट आ जाएगी कि इंटेंडेड और एक्चुअल मूवमेंट एक ही हो जाएगी और फर्दर जो है वो एडेप्टेशन नहीं होगी। तो ये जो है ये एग्जांपल है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म की। और फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में अभी तक कोई चेंज नहीं आई होती, बॉडी फर्स्ट टाइम ही क्या कर रही होती है, क्योंकि पुरानी जो चेंज है उसकी बेस के ऊपर जो सिग्नल्स हो रहे होते हैं, दोज आर दी करेक्टिव सिग्नल्स। इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस एडजस्ट आफ्टर वेरिएबल हैज चेंज। इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोसेस एडजस्ट आफ्टर वेरिएबल हैज चेंज, while in feed forward mechanism process adjust before the variable changes। before the variable changes, ये याद रखने वाली बात है। Homeostatic balance, moderate imbalance lead to disease, while severe imbalance may lead to death।
For example, just an increase of 11 degree Fahrenheit or 7 degree centigrade can lead to vicious cycle, and it may lead to death of the individual. Similarly, if there is change in pH of just from 7.4 to 7, if there is decrease in pH from 7.4 to 7, it may lead to death. Only 5 nano liter change in hydrogen ion concentration in the body can lead to death. Only 5 nanoliter. Nano means point zero 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 nine zero 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 नाइन, ठीक है, इतना पॉइंट यानी 5 नैनोलीटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर चेंज आ जाए बॉडी के अंदर तो इट कैन लीड टू devastating and it can lead to death. So hemostasis is so, अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रेगुलेट किया हुआ सिस्टम को कि हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन करती है डिफरेंट सिस्टम्स को, और उसकी वजह से हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये मुख्तलिफ पोटेशियम ग्लूकोज इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो क्या होगा। सो फिजियोलॉजी टेल्स अस हाउ homeostasis is maintained, and pathology tells us how homeostasis is disturbed, while medicine and other clinical disciplines tells us how homeostasis is restored. So medical profession is all about homeostasis. Thank you very much.